रदरफोर्ड मॉडल की क्या ड्रॉबैक रही है? ड्रॉबैक देखेंगे हम। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और से रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने मॉडल में अपने में क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक बात कह दी है, लेकिन ये तो न्यूक्लियस हो गया, और फिर क्या कहा उसने, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और उसके साथ साथ क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी उनकी लूज होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। किया तो था हमने कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यही तो कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट देयर एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट देयर एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस and finally they will collide with the nucleus। ये कह दिया उसने, जो कि बहुत गलत बात हुई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा तो हमारा एटम बचा कहाँ, तो यहाँ पर जो हमारा एटम है वो हो गया अनस्टेबल। तो फर्स्ट ड्रॉबैक यही थी, वो नहीं बता पाया स्टेबिलिटी के बारे में। ही वॉज unable to tell the stability of atom, stability of the atom, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। उसने क्या कहा, while revolving the electrons around the nucleus radiate energy continuously and finally they will collide with the nucleus, so the atom will be distorted and this shows that the atom is unstable। सेकंड, उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स तो यहां भी घूम सकता है भाई, यहां भी घूम सकता है, यहां भी, यानी कि कोई पर्टिकुलर उसने जगह नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन्स कहां घूम सकता है। उसने तो कह दिया कि कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। उसके अकॉर्डिंग तो ये है ना, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन के लिए। तो इसका मतलब वो एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता सकता। उसने कहा कि जो एनर्जी है, कि कोई भी एनर्जी है, किसी भी कहीं कहीं हमें डिफरेंट एनर्जी के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। उसने तो ये कह दिया, यानी कि एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। और उसने कहा कि कहीं पर कितनी एनर्जी के मिल जाए, कहीं पर कितनी एनर्जी के, कहीं पर कितनी एनर्जी के, तो एक कंटिन्यूटी वहां पर शो नहीं की कि किस तरीके से मिलेंगे। सो ही वॉज अनेबल टू टेल अबाउट द डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। ही वॉज अनेबल टू टेल about the discrete orbits। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, जो कि बोहर्स मॉडल है। उसने बताया था कि एक पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ही एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते। अगर उनको बाहर के ऑर्बिट में जाना है तो और ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, और अंदर आना होगा तो एनर्जी उनको लूज करनी पड़ेगी। वो बताया है बोहर्स ने, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, रदरफोर्ड ने तो ये कह दिया भाई वो तो फ्री है, अपना कहीं भी घूमो, है ना। तो उसने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। तो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में हम बोहर्स मॉडल में पढ़ेंगे, वहां अच्छे से समझ आने वाला है ये में। तो यहाँ पर केवल इसकी हमें ड्रॉबैक्स ही देखनी थी। ड्रॉबैक्स में क्या हुआ, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट
and it radiates its kinetic energy continuously, and finally it will collide with the nucleus and the atom will be distorted. This is not possible. So it was the instability of the atom. He was not able to show the stability. Second, he could not tell about the discrete orbits. उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे ही घूम सकते हैं कहीं भी, लेकिन बाद में बोहर ने बताया कि फिक्स्ड एनर्जी के ही घूमेंगे। फिक्स्ड एनर्जी के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। वो डिस्क्रीट ऑर्बिट के बारे में हम बोहर्स मॉडल में जानने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, उन ऑर्बिट्स के बारे में ही जानेंगे अभी हम। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई, जैसे हमने देखा था ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये तो है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ किस फोर्स से बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ क्यों नहीं ला रहा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लग गया, इसको रोटेट करने का काम करने लग गया, ऐसे कहीं भी इसको रोटेट करने का काम लग गया। तो यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो गया वो क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम दोनों को इक्वल ही क्यों ना रख दे? सेंट्रीपिटल क्या होता है पहले पढ़ा हुआ है हमने, mv²/r पढ़ा हुआ है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाला कूलम्ब्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये किया था हमने। लेकिन यहां पर हमारे Q1 Q2 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही शो करते हैं, E/E² कह दो। ये कब है? जब किसी हाइड्रोजन एटम के लिए होगी ये बात, E²। जब क्या हो? उसका एटॉमिक मास 1 हो, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जहां पर हो उसके लिए हो जाएगा हमारा E²। अदरवाइज क्या होगा? Ze/E, हम बहुत पहले कर चुके हैं। अरे ये होगा भाई हमारा Ze/, यहां पर हमारा एटॉमिक मास 1 हो गया, हाइड्रोजन एटम के लिए करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा? Z की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा? E/E, मतलब कि E²। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का, यानी कि दोनों फोर्स इक्वल ही तो है। तो ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r² = mv²/r। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से r निकालना चाहें, ये डिस्टेंस निकालना चाहें कि कितना डिस्टेंस पे ये घूम रहा है, r यहाँ से निकाल सकते हैं, एक r से एक r, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो r हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² एंड बाई mv²/mv²। ये क्लियर है हमारा? अरे r इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो r क्या हो गया? E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। क्लियर है ये r के लिए? ये हम वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं जहां पर ये फोर्स लग रहा है, जहां पर वो घूम रहा है। क्लियर है ये हमारा? नेक्स्ट, अगर हम देखें यहां पर उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम निकालेंगे वेलोसिटी या फिर उसकी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है?
हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। चलो यहीं से कर लेते काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम देखें ये एम वी स्क्वायर है, अगर इसके बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगा हमारा एम वी स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी भाई? काइनेटिक एनर्जी क्या आता है? एम वी स्क्वायर बाई 2, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको भी 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर बाई 8, यानी कि 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही तो आएगा। आर से आर तो हम कैंसिल कर चुके, हाफ एम वी स्क्वायर निकालना था। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? ये टर्म बाई 2, क्योंकि ये एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 8 हो गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारा क्या गया? ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर v की वैल्यू हम निकालना चाहिए, यहाँ से वेलोसिटी निकाल ले, वेलोसिटी निकालो, क्या आ जाएगा? सोल्व कर सकते हैं इसको, बाकी सबको इधर ले आओ। v स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 2 ई स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा, एंड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कह सकते हैं। क्लियर है ये? फिर हम क्या कर दे? इसको कट कर दे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ई स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा, और नीचे क्या बच गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम, और इस सब का रूट। ये हमारी वेलोसिटी के लिए आ जाएगा। क्लियर है? वेलोसिटी भी निकाल चुके हम, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल चुके हैं। ये काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं पहले। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है इस केस में, वो क्या होती है? नेगेटिव ही तो होती है, क्योंकि उसके अपोजिट ही तो चलना है। एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए इसलिए हमें क्या शो करना होता है? नेगेटिव साइन, क्योंकि ये न्यूक्लियस की एनर्जी जो है उसके अपोजिट होती है। दिस शोज द नेगेटिव साइन, सो इट विल बी माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो गई। ठीक है, तो क्या हम भाई ये पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास है। क्या हम टोटल एनर्जी नहीं निकाल सकते? टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी विल बी के इंटू यू, कह सकते हो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो हम निकाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी हमारे क्या? माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और प्लस हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसका हाफ ही तो है, इसका 2 टाइम्स है, हम निकाल चुके। ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो पढ़ा था हमने। ये क्या हो जाएगा हमारा? ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कर दो दोनों का सम, क्योंकि भाई ये देखो दोनों का सम करना है, लेकिन ये नेगेटिव होगी ये एनर्जी। ठीक है, तो हमें दोनों का सम ही करना है, तो यहाँ पर क्या साइन शो कर दें? माइनस साइन शो। इज इट क्लियर? तो माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एलसीएम विल बी 8 pi epsilon naught r, and this will be e square, and this will be 2 e square, 2 square minus 1 e square, तो e square will, so it will be minus. So
ये हमारी क्या होती है भाई, एनर्जी दोनों अपोजिट होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लस साइन तो शो करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव होती है, एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, यही तो शो किया था, दोनों का सम निकाल दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर से 2e²/4πε0 r, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, e²/8πε0 r, इधर से क्या होगा, e²/8πε0 r², एक प्लस है एक माइनस, 2e में से 1e चला जाएगा तो e² हो गया। तो टोटल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, -e²/8πε0 r। क्लियर है ये, यही निकालना था हमें। तो टोटल एनर्जी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है हमारा, दोबारा से देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बारे में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो की तरह काम करता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, यही है। तो यानी कि हमारे दोनों फोर्स इक्वल हो गए। यहां से हमने क्या निकाला, mv² ये आ गया, r की वैल्यू निकाली तो ये आ गई हमारी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², mv² की वैल्यू हमारे पास है, इसका हाफ कर दिया, ये हो गया। एनर्जी हमारी क्या होती है, अपोजिट होती है, तो एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो दूसरी पॉजिटिव। तो हमारा इधर से क्या हो गया, v हमारा 2e²/8πε0, दिस इज रूट, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहां से हमारा क्या आ गया, e/4πε0 r। क्लियर है हमारा। फिर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, वही काइनेटिक पोटेंशियल दोनों डिफरेंट होती है, तो ये हमारा आ गया e²/8πε0 r। टोटल एनर्जी हमारी आ जाएगी, निकाल सकते हैं इस तरीके से हम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, it is found in experiment that 13.6 electron volt energy is required। एनर्जी कह दिया उसने कितना है, 13 पॉइंट क्वेश्चन में कहा है, चलो क्वेश्चन लिख ही देते हैं हम। इट इज फाउंड इन एन एक्सपेरिमेंट, इट इज फाउंड इन एन एक्सपेरिमेंट दैट एनर्जी रिक्वायर्ड to separate a hydrogen atom, energy required to separate electrons from hydrogen atom is 13.6 electron volt, 13.6 electron volt it is given. Next, compute the orbital radius and its kinetic energy. Find or compute the electronic radius and kinetic energy of the electron. गिवन क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो हमें इसको हटाने के लिए एनर्जी दी गई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि टोटल एनर्जी ही तो दी गई है। भाई इतनी एनर्जी तो हमें चाहिए कि जितनी एनर्जी इसकी है, इसको हटाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जिसकी जितनी इसकी एनर्जी है, इसका मतलब टोटल एनर्जी ही तो हो गई है। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो गई है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इतनी एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, उसके अपोजिट चाहिएगी तो माइनस साइन। ये क्लियर, हम कह चुके हैं पहले कि इनकी अपोजिट एनर्जी होती है, इसको हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो अपोजिट होती है। ये क्लियर है हमारा। इधर ये हमारा हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
अब हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। 13.6 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए ई की वैल्यू आप डाल देंगे। ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको सोल्व करेंगे और आपको जो मिल जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। तो आपको यही सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। जूल्स में कन्वर्ट करना है भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में पहले भी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। ई की वैल्यू डाल दोगे बस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। तो ये केवल ई की वैल्यू है, हमें टोटल एनर्जी दे दी गई है। आर निकालना है। आर का फॉर्मूला आपके पास पहले भी है, निकालना था काइनेटिक एनर्जी का या फिर टोटल एनर्जी का निकाला। चलो टोटल एनर्जी का ही फॉर्मूला आपने लिया था। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था अभी, उसमें क्या आया था आपका E²/8πε0। टोटल एनर्जी क्या आई थी E²/8πε0r। ठीक है, ये माइनस साइन यही तो किया था। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमें दे दी गई। ये वैल्यू भी हमारे पास होती है, ये सब होती है, ये भी होती है। निकालना क्या है ये, तो ये आर की वैल्यू निकाल लो। आर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -E²/8πε0 और वो एनर्जी। सभी की वैल्यूज डाल दो, आंसर मिल जाएगा। वैल्यूज डाल दो। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर और 8πε0। चलो इसके नीचे भी डाल सकते हो या 1/4πε0 के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। ठीक है, तो सीधा ही डाल दो इसको। फिर 8 at it is pi 3.14। ठीक है, ε0 इन द फ्री स्पेस 8.85 आप कर चुके हैं। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 किया है, फर्स्ट चैप्टर में किया है। 8.85 इंटू 10⁻⁻15 और कर चुके हैं आप ये सब। सो 10⁻8 हमने डाल दिया, पाई की वैल्यू डाल दिया। एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻12 ये हो गया। फिर टोटल एनर्जी भी दे दी गई है, कितना है 13.6। ये भी वैल्यू हमारे पास है। 13.6 को हमने सोल्व किया था तो कितना आ गया था जूल्स में 2.2 इंटू 10⁻⁻18। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। आर की वैल्यू ही तो निकालनी थी, उसने पहले तो यही कहा फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक रेडियस, ये डिस्टेंस निकालना है यानी कि आर निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है एनर्जी का -E²/8πε0r। आर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा -E²/8πε0 और टोटल एनर्जी। तो E की वैल्यू डाल दी हमने 8, पाई की वैल्यू ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू टोटल एनर्जी 2.2 इंटू 10⁻⁻18 जो कि हम कर चुके हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो आर हमारा क्या आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11 आर मीटर्स में आएगा डिस्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट आप निकालोगे, उसने क्या कहा है। ठीक है, एनर्जी तो दी गई है। ठीक है, तो एनर्जी की बजाय आप यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लो। एनर्जी तो ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक रेडियस एंड एनर्जी तो ऑलरेडी गिवन है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वेलोसिटी निकाल दो। वेलोसिटी के लिए भी आपने फॉर्मूला किया है अभी पहले। ठीक है, ये सब हो चुका है। आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो आर की वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं। वेलोसिटी के लिए भी हम फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वेलोसिटी हमने किया था E/4πε0 r और उस सब का रूट।
वेलोसिटी हमारा क्या आ गया था 1/4πε0, ये सब हो गया था। और ऊपर हमारा हो गया था आपने वेलोसिटी जो निकाला था उसमें क्या आया था आपका E/, नीचे 2πmr या 4πε0mr रूट, यही तो निकाला था 4πε0mr√। ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया था जो कि हमने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में निकाला था। तो वेलोसिटी हो गया हमारा E/4πε0mr, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पर निकालोगे, E की वैल्यू क्या है भाई, चार्ज ही होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। 4πε0 की वैल्यू डाल दो, 4 × 3.14 × 8.85 × 10⁻12 इंटू, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है 1 है, तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी और r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5.3 × 10⁻11 और इन सब का रूट। तो वेलोसिटी जो आप निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में हमने किया है, और r यानी कि जो हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, तो r भी हमने निकाल लिया था। फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का हमारा E/4πε0mr रूट। तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी, सभी की वैल्यूज डालेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम बोहर्स मॉडल।